तरह का ज़्यादा उनके जाने दो वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें डीपीएसपी कैसे उस चीज़ को मिटिगेट कर सकता है? तो उसमें आर्टिकल 39 जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हटाता है। आर्टिकल फिर 41 वगैरह एजुकेशन और उस पे फोकस करता है। कोऑपरेटिव वाला शायद आपने आखिरी में दिया, वो वाला दे सकते हैं। और क्या क्या अब जैसे हाँ, हम्म, उनका रोल भी बढ़ गया और जो पहले से थे उनका भी रोल बढ़ गया, मतलब और हमने और लाया, और पहले के जो थे उनकी भी यूटिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और हमें उनकी नीड की जरूरत पड़ रही है। तो वो मतलब जो भी डीपीएसपी थे, और एलपीजी ने क्या, मतलब एलपीजी किस तरह से अपने आप को लेके आया था कि भैया मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होंगी, पाए बढ़ जाएगा और वो सब होगा, लेकिन वो सब हुआ नहीं, उल्टा कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ वगैरह बढ़ गया। तो उसके फिर उस पर शायद अपन इसका दे सकते हैं, भगवती का, कि इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वगैरह उसने ये बोला है कि ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन पूरा सही है। वो बोल रहा है उसके कुछ बिनाइन इफेक्ट और एक मलाइन इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिनाइन इफेक्ट में हमें फोकस करना चाहिए और मलाइन इफेक्ट को मिटिगेट करना चाहिए। तो अपन इसे बोल सकते हैं कि इन दिस कंटेक्स्ट डीपीएसपी जो है वो इसको मिटिगेट कर सकता है, क्योंकि आखिर में हम क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्थ को, वाइल हैविंग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और इक्वालिटी प्रिंसिपल इन बैकग्राउंड या माइंड वगैरह ऐसा करके। फिर उसमें बता सकते हैं कि एक एक जो नाटक हुआ है, मतलब इनक्वालिटी बढ़ गई है और कंपटीशन वगैरह बढ़ गया है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द पीपल बहुत कम हो चुका है। इसलिए हमने ये सब इन्फोर्स करने के लिए 39 फ्री लीगल एड वगैरह भी हमने प्रोवाइड किया है। 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह फोकस किया है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री और वो सब भी हमने मतलब दिया ही है। तो ऐसा कर करके फिर इन्वायरमेंट के लिए भी दिया है। तो कैसे एलपीजी के जो नेगेटिव इफेक्ट है इन्वायरमेंट में, वो हमने फिर एनजीटी लाया और वो सब लाया, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही एक तरह का सिग्निफाई कर रहा है। तो ऐसा कुछ करके डाल सकते हैं शायद। लास्ट में और कुछ पॉइंट है क्या किसी को? मैंने पढ़ा तो नहीं है, इसमें रेलिवेंस पूछा है ना, तो रेलिवेंस के दोनों डाले होंगे ना, एक पॉजिटिव रेलिवेंस और नेगेटिव रेलिवेंस। हाँ यार, वो भी सही है। मतलब एक, मतलब मतलब रेलिवेंट नहीं है मतलब। सबसे पहले तो ये डिफरेंट है, मतलब एलपीजी क्या है, वो डिपेंड, वो है आपका फिलोसॉफिकली न्यू लिबरल आइडिया। बट जो अपना ये डीपीएसपी है, ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं, तो मतलब ये हो गए आपके मॉडर्न आइडियाज वेलफेयर स्टेट, लास्की वाला। तो एक तो यहाँ गया, फिर उसके बाद अब थोड़े अब अगर ये फिलोसॉफिकली, तो जो भी न्यू लिबरल की जो भी साइड इफेक्ट्स हैं अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट, तो वो भी डाल सकते हैं कि हमारे उसमें डीपीएसपी का आर्टिकल डाल देंगे, कोई भी आएगा कि हमारा डीपीएसपी ये बोलता है लेकिन हमने ये पॉलिसी अपनी बैक कर लिया उन चीज़ों से। तो फिलोसॉफिकल एंगल भी हो जाएगा, और थोड़ा एक दो पॉइंट भी आ जाएंगे दूसरे साइड पे भी। शायद हो सकता है वो एक तरीके से कि पहले जब डीपीएसपी जब चरम पे चल रहा था गांधी के टाइम पे, तब नेशनलाइजेशन वगैरह चीज़ें चालू थी, ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी को रिसोर्सेज की जरूरत थी। लेकिन अब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का फॉर्मूला है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें वो लोग डी इन्वेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंज ऑफ पॉलिसी, चेंज ऑफ स्टैंड हमको देखने को मिल रहा है, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से थोड़ा सा परे है, मतलब कंट्रास्टिंग है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। मतलब लग रहा है या फिर ऐसे ही मतलब मतलब कुछ वही और भी? वही बढ़ा देंगे कि स्टेट इसका डेफिसिट बढ़ गया, हम किस सिचुएशन में पहुंच गए थे, इट्स बिकॉज ऑफ वेलफेयर स्टेट, जब हमें लोन लेना पड़ा। तो हम्म। डाल सकते हैं उसमें कि वो जो थैचर भी का भी डाल अलाउंसेस सकते हैं। दे रहे हैं। हाँ हाँ वो हाँ। क्या था, टीना मतलब करके, पॉलिटिकल नैनी साइंस को स्टेट। बनाने के लिए इनका नाम तो डालना ही चाहिए, मतलब। और रेलिवेंस में दोनों तरह का रेलिवेंस है, पॉजिटिव जैसे आप बता रहे हो एजुकेशन और इन सब पर। बाकी नेगेटिव ये भी है कि भाई जो भी स्टेट के जो वेलफेयर फंक्शन थे उनको उनको पीछे कर लिया अपने आप को, और डेफिसिट बढ़ रहा था, ये सब हो रहा था, इस करके उनका जरूरी था आना। यही। इन्फ्लेशन भी हो और जाता है इवन, ना, वो करप्शन भी और बढ़ जाता है। इस बारी अपने उसने ही बोला ना, अपने इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि हमें रिसोर्स क्रिएट करनी है, ना कि पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। तो पहले रिसोर्स इकट्ठे कर लो, तो ये कहीं ना कहीं न्यू लिबरल ऑर्डर ही तो है कि भाई रिसोर्स जनरेट कर लो, अपने उसने ऐसा वेल्थ बोला था मतलब क्या? वैसे ना करो।
हाँ वही पाए वाला ना, पाए पहले बढ़ा लो। ठीक है, वो भी दे सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ी अथॉरिटी दे देते हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड भी अपन दे सकते हैं, और वो मार्केट थैचर वगैरह जो है, नैनी स्टेट और वो सब भी दे सकते हैं अपन शायद थोड़ा थोड़ा। और उसके बैड कंसिक्वेंसेस 91 में, मतलब बीओबी वगैरह आ गया था, सोवेनिटी के ऊपर खतरा एक तरह का मंडरा रहा था अपने, मतलब कौन था वो, आईएमएफ और वो सब के नाटक के कारण। कंक्लूजन वो इनइक्वालिटी के लिए थॉमस पिकेटी का भी नाम डाल देना, अगर इनइक्वालिटी का बात करना है तो। वो अभी 21st सेंचुरी में उसने कुछ डाला था इनइक्वालिटी। तो शायद अगर बड़ा ही अपने को अगर 15 मार्क का, तो शायद वो वाला भी डाल सकते हैं कि अब नियर अर्बन प्रिंसिपल के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है, वो प्राइसेस वगैरह आ गए, और अभी कैसे स्टैंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म और वो सब। तो इसमें हमको वापस हमको दिख रहा है कि स्टेट का एक प्रोएक्टिव रोल वापस दिखने को मिल रहा है हमको, जो डीपीएसपी प्रिंसिपल्स के इसमें रहता है ना, डीपीएसपी मतलब एक तरह का स्टेट का वापस इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है ना पीपल के लाइफ में, यही है ना, वैसा अपन हाँ, शायद। मतलब कोरोना टाइम में स्टेट का रोल बहुत बढ़ गया था, मतलब खाने से लेकर के सिक्योरिटी तक, प्रोटेक्शन से लेकर के आपके घर तक, तब लॉकडाउन उन सब का, मतलब स्टेट की पावर फिर से बढ़ गई थी, और वही वेलफेयर स्टेट की तरफ फिर से मूव ऑन कर गए थे। तो कहीं ना कहीं वही साइकिल फिर से रीबैक, वैसा बोल सकते हैं। सही बात है, कोरोना का एग्जाम्पल दे करके उसको। मतलब यही कि रेलिवेंस तो इसका अभी भी है, मतलब पॉजिटिव एंड पर ही करना चाहिए ना अपने को, कि बेशक हमारे पास ये सब आया, फिस्कल डेफिसिट वो सब बढ़ रहा है, लेकिन एट द एंड अभी रिसेंट के ट्रेंड में देखने को मिला, जब भी कोई इमरजेंसी, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये डीपीएसपी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एंड कर सकते हैं। हाँ, I started with the constitution, like it has, like it defines the powers and duties of for the state and rights and duties for citizens. So I gave example of Universal Declaration of Human Rights, Article 21, Clause 1. Everyone should have duty towards its community for its full development in personality, like towards the development of the community. And I gave example of America, which celebrates Constitutional Week uh, to make awareness about the rights and their duties towards the nation. To look after the progress and welfare of the state, and then individual kartavya also. Like Gandhi says, I have learned my duties from my mother's lap. And Swami Vivekananda, actually I wrote this half, like Gandhi. I learned my duties from my mother's lap, which helped him, like his point of view is like duty should be taught at the early age so that they can be imbibed in their now.
and Swami Vivekananda, it is everyone's duty to contribute for the development of the country. And then I went to the significance, like like these duties balances the rights also, and which is from our tradition uh, of tolerance, peace, and communal harmony. And Article 51 clause A also features the same thing, like fraternity and respecting the country, like in practice. And actually, no, duties are not new to the constitution. They were already there when constitution was commemorated. Like uh, in Article 19 clause 2 to 19 clause 6, which puts reasonable restrictions on the rights itself, are duties of the state. Like it promotes communal harmony, not hate speech, like that, and integrity of nation, security of state, morality and public order, like that. And I ended with like uh, today's relevance, like that, how democracy needs duties for deep rooting in society and should balance between both of them. So, Have you addressed this legalized portion? legalize. So the question That's is what. asking, should they be legalized? That's why I gave this thing. Actually, I didn't wrote the part 3 thing. Like they were chapter of fundamental rights, recognizing the essence of the duty, and 19 clause 2 to 19 clause 6 with reasonable restrictions. And I should have wrote like part 3 is uh, like judiciable. Please do summarize this. Some can you summarize it? Okay. The relevance. Just quickly go through, no? कि क्या क्या है. Relevance, they protect the harmony as they are from the ancient time, like harmony and tolerance, communal harmony of the society, and which is justified by Swami Vivekananda and Kautilya's theory, and duty of a king and an individual. And then I gave like how it is a blend, like 51A is blend of mythology, religion and practices and tradition. And then I gave like this part 3 example of 9 reasonable restrictions. And could have quoted lastly, like rights are not independent of duties, like that. अकॉर्डिंग टू मी मतलब पॉइंट तो ऐड किए आपने, बाकी एक दो वो भी एक डाल सकते हैं कि प्लेटो के स्टेट में ड्यूटीज का इम्पोर्टेंस था, हॉब्स ने ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस दिया, गांधी ने इम्पोर्टेंस जो आपने लिखा भी है, गांधी के भी उसमें भी ड्यूटीज का इम्पोर्टेंस था, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये तो कीवर्ड्स मतलब ये भी डाल सकते हैं, साथ के साथ में काउंटर में जो नॉन रेलिवेंस, अच्छा रेलिवेंस ठीक है फिर तो दिखाने ही नहीं, अदरवाइज लिबरलिस्टिक आप डाल क्या सकते सोच रहे हैं, लाइक शुड दे बी लीगलाइज्ड? इसमें आई थिंक वो मतलब ऐसे जस्टिस वर्मा कमेटी का डाल सकते हैं ना कि लॉट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दे हैव बीन ऑलरेडी लीगलाइज्ड, है ऑलरेडी प्रोविजन है, बट ओवरऑल आई थिंक उनको सबको वो लीगल ऑब्लिगेशन बना देना वो चीज़ आई थिंक सही नहीं रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देगा उस पर्सन के साथ। और ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज है एज पर जस्टिस वर्मा कमेटी ऑलरेडी है जैसा कि वो क्या बोलते हैं वो फ्लैग के लिए है ना, तो उन सबके लिए उन्होंने लॉ हमारे पास। हाँ ये चीज़ सही है संजय, वो डाल देना जो भी कमेटी का नाम, जो भी जस्टिस का नाम बताए वो डाल देना है।
और बाकी ये बोल सकते हैं कि इनको लीगलाइज ना करके इसको एजुकेशन में इम्बाइब करना चाहिए हमारे बचपन में और हमारे लाइफ टर्म में। ये सब चीज़ें स्टेट ने हमें इम्बाइब करनी चाहिए, मतलब खुद से अंदर डालनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या फिर जो भी लर्निंग है हमारी। अरे इसकी कोई कैटेगरी या कुछ बोला था ना इन लोगों ने कि वो अच्छे से, एक तो कुछ मॉरल भी है, कुछ ये भी है, तो वो एक तो ऑर्गेनाइज नहीं है वो है, और सारी की सारी अपन नहीं कर सकते। कुछ तो हमने किए जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी वगैरह बताया, लेकिन अगर बाकी कर लेंगे तो एक ओवर बर्डन हो जाएगा, बोथ ऑन द स्टेट एंड ऑन द इंडिविजुअल, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। इसमें कुछ थियोरेटिकल ऐसा कुछ है क्या? थ्योरेटिकल में तो आई थिंक गांधी और इसका एलएसटी का फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट है, और गांधी का वो था कि दैट समवन्स राइट इज समवन्स ड्यूटी। तो आई थिंक हमने आंसर्स भी डिस्कस किया था उस पर बहुत इलेबोरेटली, आई थिंक स्टेटमेंट भी था उनका, तो वो एक एक्सपेक्ट हो सकता है इसके अंदर। आइडियोलॉजी में ही अपन सोशलिज्म और वो डाल सकते हैं कम्युनिज्म, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज उन्हीं की आइडियोलॉजी है। तो काउंटर वगैरह भी करना चाहिए कि अपने को लिबरल वगैरह से? रेलिवेंस, कोई नेगेटिव रेलिवेंस हो सकता है क्या किसी चीज का रेलिवेंस, मतलब ये है रेलिवेंस ना बोल सकते लाइक हैं तो ये रेलेवेंस लाइक आई थिंक नेगेटिव में करना तो फासिस्ट स्टेट ले सकते हैं। ये फासिस्ट स्टेट के अंदर ड्यूटीज ही होते हैं, केवल राइट्स नहीं होते। हम्म। like standing for like playing this national anthem in theater. What do you think of it? वो तो थोड़ा एथिकल क्वेश्चन हो जुडिशियल जाता एक्टिविज्म में था वो शायद। It's like respecting the idea of nation. and stuff. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ का एप्लीकेबल मतलब किया है लेजिस्लेचर और जुडिशरी ने। है। वो पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल। हम्म। मतलब नेगेटिव वाले में अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर ड्यूटीज के ऊपर ही सोनली फोकस किया जाए तो वो एक टोटलिटेरियन स्टेट या फासिस्ट स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है राइट्स के साथ, क्योंकि राइट्स ही आखिर में एक लाइफ को वर्थ लिविंग बनाते हैं, ऐसा कुछ। और क्योंकि ड्यूटी और क्या है अपना राइट्स आर मतलब इनसेपरेबल, जैसे गांधी ने बोला है किसी का राइट किसी के ऊपर क्लेम और ड्यूटी ये करता है, तो हमें उसको कंपार्टमेंटलाइज ना करके उसको एक कंटिन्यूम के तरह देखना चाहिए, ऐसा कुछ। है। यार इसमें वो जो लक्ष्मी वो एके सेन वाला व्यू दिया है वो भी ले सकते हैं ना, कि जो कि इंक्लूजन वो जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूजन पे ही सच कहा था कि डेमोक्रेटिक सेटअप को इंस्टेड ऑफ थ्राइविंग ऑन विलिंग कोऑपरेशन ऑफ पीपल, वो मतलब हर स्कूल मास्टर जैसे हो गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी के इंक्लूजन है सच पे जो क्रिटिक किया था एके सेन ने और दफ्तरी ने, मतलब मैं वो अगर सही लगेगा तो वो डाल दूंगी कि वो उसने किया था कि 99.9% ऑफ सिटीजन्स तो ऑलरेडी लॉ अबाइडिंग है, तो उसमें ड्यूटीज की क्या जरूरत है करके ऐसा एक दिया था उसने पीछे रेफरेंस में। कौन है ये? एक सी के दफ्तरी करके रेफरेंस में है, मतलब लक्ष्मी में पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया था ये। हम्म। उसने फंडामेंटल ड्यूटी के इंक्लूजन को अपोज किया था ये कहते हुए कि अराउंड 99% सिटीजन्स तो ऑलरेडी लॉ अबाइडिंग है तो उन पे ये इम्पोज नहीं करा जाना चाहिए करके। ये मतलब प्रेजेंट टाइप का कोई स्कॉलर वगैरह है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट वाला नहीं है ना, मतलब मेंबर? नहीं यार, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मतलब वो अच्छा है, फिर एग्जाम्पल है तो उनका। ओके यार। और वो सही। अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में भी कुछ था कि ड्यूटीज के बारे में कुछ बोला था? वो तो आई थिंक ये तो बाद में आई है ना। किसी ने बोला है like नहीं they नहीं, should वही be कि ड्यूटीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे सोशलिस्ट स्टेट में तो ड्यूटी पहले से ही था, तो उन लोगों ने जांच मतलब डिस्कशन तो हुआ होगा, मतलब किसी को पता है क्या? तो इसमें देख लेते हैं ना, लक्ष्मीकांत में अगर कुछ दिया है तो।
नहीं शायद डिबेट, हाँ शायद दे भी सकते हैं, पता नहीं, चेक पढ़ा नहीं। ये दफ्तरी वाला पॉइंट आई थिंक लक्ष्मीकांत में ही था ना। हाँ वो वैशाली ने तो वही हाँ बोला। हाँ यार, रेफरेंस में पीछे था, लास्ट में सी के दफ्तरी का था और एक के सेन का था साथ में रेफरेंसेस में। सर्च कर लेंगे तो। ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। हाँ ये वर्मा वर्मा कमेटी वाला था कि मोस्टली के लिए सबके लिए है। हाँ ये सी के दफ्तरी वाला जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट था। A.K. Sen also opposed the inclusion of fundamental duties in the constitution and remarked our democratic setup, instead of thriving on willing cooperation and confidence of people, is reduced to a position of harsh schoolmaster. To begin with, it were the people of India who created the sovereign democratic Republic of India, but the Republic is now claiming to be the master of citizens, enjoying habitual obedience. So Austin वाला idea डाल रखा है इसने. Its confidence in the citizen is obviously shaken. I think. ठीक है, दो मिल गए अच्छे खासे। कॉपी कर देता हूँ हिसाब से। और किसी को बस कोई एडिशन है क्या इस पे? फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. So this was in context of the present crisis of defection. Certain section of intellectuals have recommended the shift towards presidential system. Give a suitable argument to support your point of view. समीप ने लिखा है, समीप है क्या यहाँ पे? ये 2022 क्यों लिख रहा है क्वेश्चन के आगे? भाई 2002 होगा ये, 22 12 होगा। हाँ मे भी 12 होगा। रीड कर दो यार इसको। तो है नहीं ना यहाँ। मैं पढ़ देती हूँ यार। तो स्टार्टिंग उसमें इंट्रो में उसने दिया है कि क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ डिफेक्शन certain sections of intellectuals have recommended the shift towards presidential system. तो उसी के suitable arguments देने to support your point of view. तो इंट्रो स्टार्ट किया यार, वो बताते हुए कि आर्टिकल 74 और 75 जो है हमारा और सेंटर के लिए, और आर्टिकल 163 और 164 स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। एंड फिर डिफाइन किया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन जहां पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। फिर आर्ग्यूमेंट्स बताए हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया जाए, व्हाई वाज इट अडॉप्टेड। तो इसमें पहला है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि हम पहले से फेमिलियर हैं सिस्टम से। दूसरा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में जो कन्फ्लिक्ट था उसके बीच में बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि स्टेबिलिटी के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा फेवर करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा पॉइंट बोला है टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एक ये फैक्टर था कि हमारा इन्फेंट डेमोक्रेसी है तो उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री चूज किया। और फोर्थ पॉइंट है कि इंडिया सच बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हेट्रोजेनस स्टेट से बना है एंड मोस्टली कॉम्प्लेक्स फ्लूरल सोसाइटीज। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ज्यादा ग्रेटर स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ये 4 फैक्टर्स लिए थे कि क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है कि इसमें प्रॉब्लम्स में डिफेक्शन है और डिलेज इन डीएम क्या होगा, डेमोक्रेटिक कुछ डिसीजन मेकिंग राइट है। डिफेक्शन डिलेज हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, पुअर पॉलिसीज, देन लैक ऑफ एडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी कम रहती है। और साथ ही साथ इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स के लिए भी देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टी लाइन्स। तो वो विप वाला चीज आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस किए हैं।
तो इसी के सॉल्यूशन में, तो क्वेश्चन क्या था, क्राइसिस ऑफ डिफेक्शन से रिलेटेड, हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफर करते हुए पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शशि थरूर के व्यूज दिए हैं। तो उसने बोला है कि एज सच देयर इज नो जेन्युइन सेपरेशन ऑफ पावर्स, legislature cannot truly hold executive accountable since government wields the majority in the house। ठीक है, तो जेन्युइन सेपरेशन तो कोई होता ही नहीं है पावर्स को, ऐसा कह रहा है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ने इट हैज प्रोड्यूस गवर्नमेंट्स डिपेंडेंट ऑन अ फिकल लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, जो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड रहते हैं टू फोकस मोर ऑन पॉलिटिक्स देन ऑन पॉलिसी और परफॉर्मेंस। तीसरी बात कही है, होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव हॉस्टेज to the agendas of a motley bunch of legislators is nothing but a recipe for governmental instability। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट वाले फैक्टर्स को केटर करा है। एंड लास्टली, इंडियन प्रेसिडेंसी इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ मोनोलिथिक ऑपोजिशन would have the opportunity to build issue based coalitions on different issues। तो अगर इंडियन प्रेसिडेंसी रहेगी तो इस तरह का जो मेजॉरिटी सेटअप है या मोनोलिथिक अपोजिशन रहता है, उसमें इशू बेस्ड कोलिशन बन सकते हैं, मोबिलाइजिंग डिफरेंट टेम्पररी अलायंसेस ऑफ डिफरेंट स्मॉलर पार्टीज फ्रॉम वन पॉलिसी टू द नेक्स्ट। ओके, एंड लास्टली, with the needs and challenges of 1/6 of humanity before our leaders, we must have a democracy that delivers progress to our people। तो उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फेवर में ये कहा है कि इट्स बेस्ट वे ऑफ इंश्योरिंग अ डेमोक्रेसी दैट वर्क्स एंड इट इज टाइम फॉर अ चेंज। तो ये सारे उसने, हाँ, इसके मतलब डीमेरिट्स बताते हुए पार्लियामेंट्री के कि अनस्टेबल होता है गवर्नमेंट, तो कोलिशन पॉलिटिक्स चलता है, और लास्टली ये बता दिया कि फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही बेस्ट वे है। उसके बाद यार सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में हो गया ना, इश्यूज विद स्विचिंग टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राइट है। तो राजू रामचंद्रन के व्यूज हैं ये कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या इश्यूज हैं। तो पहला तो उसमें वो फिजिबिलिटी का इशू दिया है कि स्विच ओवर पॉसिबल नहीं है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, क्योंकि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन पे रिलाई करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में propound किया था, which has been accepted by the political class without reservation। तो feasible नहीं है ये कह रहा है, और दूसरी चीज डिजायरेबल भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो सॉर्ट ऑफ पावर सेंट्रलाइज कर देता है एक इंडिविजुअल में, अनलाइक पार्लियामेंट्री जहां पर प्राइम मिनिस्टर को हम फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कहते हैं। तो द सरेंडर टू द अथॉरिटी ऑफ वन इंडिविजुअल एज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो डेमोक्रेसी के लिए एज सच डेंजरस है। तो राजू रामचंद्र ने इसको कह दिया कि फिजिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के चलते। एंड छठे में यार रिफॉर्म की बात करी है, तो उपेंद्र बख्शी ने सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म करने की बात की एग्जिस्टिंग सिस्टम को, कि देयर आर आइडियाज गोइंग अराउंड अबाउट रिफॉर्मिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस टू मेक डेमोक्रेसी मोर रोबस्ट। तो फ्रॉम लिमिटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and deciding the ceiling on the expenditure to holding simultaneous elections, और साथ ही साथ declaring results for a combination of booths instead of constituency। तो इसने sort of middle path दे दिया है दोनों के demerits के बीच में कि रिफॉर्म ही कर दो, ये सही है। एंड और बात फिर मोहम्मद अयूब का एक दिया यार कि misplaced priorities and ingrained venality of political class as the root cause of political malaise। तो ओके यार, तो पॉलिटिकल करप्शन सॉर्ट ऑफ उसकी बात की है गेस, कि द कॉजेस फॉर पॉलिटिकल malaise इन इंडिया आर मैनिफोल्ड, एंड वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिमिटेड नहीं है, कि ये करप्शन तो है ही और ये किसी गवर्नमेंट से रिलेट करके नहीं है। पहली बात है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रोल प्ले करता है, कास्ट और कम्युनल कंसिडरेशंस प्ले अ बिग रोल इन इंडियन इलेक्शंस, और एक तरह का सोसाइटल वायरस है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्विच भी कर जाए तो भी डिसअपियर नहीं होगा। तो प्रॉब्लम वो कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है, वो पॉलिटिकल कल्चर में ही प्रॉब्लम है। और लास्टली थोड़ा सा सिस्टम में स्ट्रक्चरल फ्लॉज की बात भी की है, इसमें एन साई बालाजी को कोट किया है कि तो रियल क्राइसिस, इसने भी इसी को इवॉल्व करते हुए कह दिया है कि हमारा असल में रियल क्राइसिस जो है वो डेमोक्रेटिक
वो डेमोक्रेसी का फेलियर है कि मतलब हमारे सिस्टम में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं rather than to propose superfluous changes. तो हमें we ought to be looking at issues such as centralization of power या जो अनडेमोक्रेटिक मेथड्स हैं डिसीजन मेकिंग के और ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और ये मनी और क्रिमिनल नेक्सस का इन्फ्लुएंस है। तो बेसिकली दोनों को मतलब केटर करते हुए मिक्स व्यूज तीनों के लास्ट में दे दिए हैं एंड कंक्लूड अंबेडकर से कि however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. अच्छा यार, तो and if those implementing it are good, it will prove to be good. तो ये just state just people वाला sort of हो गया and hence need to change the political culture and इसमें फिर वो कि जनता के पार्टिसिपेशन से sort of active participation of citizen in politics and rejection of criminal politician, ऐसा sort of conclusion है। पूरा होलसम आंसर है यार। ओके इतने तब मिले कहाँ थे तो पहले पता नहीं यार, जरूर भी है और राजू रामचंद्र, उपेंद्र बख्शी, साईं, मोहम्मद अयूब, अम्बेडकर, बहुत सारे आंसर में कोट कर सकते हैं। सही है। और क्या आंसर तो काफी अच्छा है। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि जो शशि थरूर का व्यू था कि इन इंडिया एक्चुअली वी डू नॉट हैव पार्टीज बट वी हैव पर्सनालिटीज। तो पर्सनल उनके कारण ऐसे भी जो इलेक्शंस होते हैं ना दैट दोज आर फॉट ऑन द नेम ऑफ लीडर लाइक अर्लियर इट इज नेहरू एंड नाउ इट इज नरेंद्र मोदी। तो इट इज बेटर कि एक हमारे पास सिस्टम हो जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें एटलीस्ट दैट पर्सन विल हैव टू take a broad based majority across the country। नहीं तो अभी ऐसा हो रहा है कि in certain states if a person is quite popular he wins all the seats और फिर separation of power भी नहीं रहता है। तो एक्चुअली जो है कि दोनों का जो वर्स्ट फॉर्म है ना वो इंडिया में अभी देखा जा रहा है। तो दिस वाज मतलब एक कोर आर्गुमेंट था, ऐसे उन्होंने अच्छा पॉइंट उसमें डाला है, इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। दो वर्स फॉर्म कौन से बोले आपने? क्या पूछा आपने फिर से? आपने बोला ना इंडिया में दोनों के वर्स फॉर्म आ गए, तो दो कौन से बोले थे? जैसे जो अंबेडकर का व्यू था ना कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए और हमें वाइड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसीलिए हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वाइड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इफ यू सी 2014 इलेक्शन तो उसमें अ पार्टी विंस ऑल द सीट्स इन नदर्न इंडिया और फिर गवर्नमेंट बन जाती है। और दूसरा था कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहता क्योंकि हमारा पार्टी नहीं है, हमारे पास पर्सनालिटीज है और वो पर्सनालिटी कल्ट के कारण उसी के अराउंड सारा इलेक्शन फाइट किया जाता है। तो आपका ये सिस्टम उसमें आपको ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाना पड़ता है, डिफरेंट स्टेट्स में आपको जीतना पड़ता है तभी जाके आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है कि कुछ स्टेट्स में आप जीत जा रहे हो और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हो, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर रहे हो और सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है। तो ये जो है रियलिटी हो रहा है। तो ये उनका कोर आइडिया था, पर्सनालिटी कल्ट वाला पॉइंट। और जो हमने इलेक्शंस का फॉर्म देखा है स्पेशली 2014 में, 19 में भी थोड़ा कुछ हद तक, क्योंकि अभी तो काफी वाइड हो गया है। ये उनका कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज जो डिबेट है ना वो बिकॉज ऑफ राइज ऑफ बीजेपी आया है फिर से डिबेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूएस में मतलब पर्सनालिटी कल्ट ही चल रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक ही होता है, या वहाँ पे आइडियोलॉजी के ऊपर होता है, पार्टी लाइन्स में होता है, ऐसा कुछ है क्या किसी को पता? यूएस में तो पार्टी लाइन में होता है ना। यूएस में तो आप कितने भी मतलब कैसे भी कैंडिडेट हो, इफ यू आर फ्रॉम डेमोक्रेट और रिपब्लिक तो आपको सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स तो मिलेंगे और वहां पे वी सी चेंजेस नो। तो ऐसा इंडिया में नहीं है ना। मोदी के नाम पे मिल जाता है ऐसा कुछ? उधर भी पर्सनैलिटी पे ही होता है ना, मतलब इंटरनल इलेक्शन होने के बाद जो बंदा आता है बंदे के नाम पे वोट मांगी जाती है ना। उधर बोलते हैं ना पार्टी तो इज लाइक सेम वाइन इन डिफरेंट बॉटल्स, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। नहीं, लेकिन डिफरेंस क्या है ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इफ इट इज पर्सनालिटी बेस्ड तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का तो क्रक्स यही है ना कि पर्सनालिटी के बेस्ड हो, जो प्रेसिडेंट है वो अपना कैबिनेट 100% डिसाइड करेगा। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट इज नॉट वो सिंपल्स।
तो ही कैन नॉट बी पर्सन कि इफ ही इज पॉपुलर तो ही विंस ऑल द सीट्स, और फिर हमारे पास जो लेजिस्लेचर आता है वो बहुत ही पुअर आता है, बिकॉज एनीवन मीन्स ऑन द नेम ऑफ द प्राइम लीडर, तो फिर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स पार्लियामेंट में वो बहुत खराब हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज है, और ये काफी हद तक मतलब सही भी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। ये सही लगा, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेचर स्ट्रांग है क्योंकि सेपरेशन ऑफ ये ज़्यादा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ हद तक पार्लियामेंट्री ऐसा फॉर्म हो चुका है कि पर्सनैलिटी कल चलता है, लेकिन लेजिस्लेचर भी उनके मतलब इसमें ही है, सपोर्ट में रहता है, कन्फ्लुएंस ऐसा कुछ रहता है बोलते हैं ना, तो उतना स्ट्रांग चेक नहीं कर पाता है जैसा यूएस में कर पा रहा है, ऐसा कुछ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने लिखा है, लेकिन ये पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लिसिटली या अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए, ये पर्सनालिटी कल्ट, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, ये सब थोड़ा सा करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने काफी बेहतरीन आंसर लिखा है, मतलब ऐसा लिख दे तो मुझे लगता है कि 80% मार्क्स आ जाएगा PSIR में भी। ठीक है, आई थिंक और कोई पॉइंट है क्या किसी बस पे? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉयर्स पैराडाइज। तुमने पढ़ा नहीं? हाँ पढ़ा। The statement of I.R. Jennings captured his criticism towards Indian Constitution. Indian Constitution framed by Constituent Assembly at the time of India became independent nation state. Constituent Assembly writing Constitution is an idea of liberal political philosophy based on concept of social contract, that is, which reflects Constitution is product of the will of the people rather imposed on the people. However, not only Ivor Jennings who says Indian Constitution has lawyer's paradise, but many scholars criticize Indian Constitution as Indian Constitution was not the result of general will of the people because Constituent Assembly was not representative of India. Moreover, majority members of Constituent Assembly was lawyer by profession. Its impact we can see in the writing of the Constitution. However, we cannot approve above argument because at that time India faced hurdles like lack of resources. We can completely deny argument because after first general election, most of all members of Constituent Assembly elected again. So scholars such as Granville Austin and Constitution as a cornerstone of nation. बड़ा हैपोजेट सा लगा मुझे, और डिबेट्स वगैरह डाल के तो एक पेज और पढ़ा ही सकते थे, जो बेसिक स्ट्रक्चर और प्रीएम्बल। और मुझे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल 395 है, इतने सारे अमेंडमेंट हुए, वो और भी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जो फ्रेजेज यूज है, तो ये सब का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए था। हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो शायद वो इसके बारे में बता सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने क्या क्या बोला है, 2-3, फिर शायद अपन बता सकते हैं कि हमारा वेस्टर्न एजुकेटेड थे वगैरह, और लॉयर भी थे, 2-3 के नाम हो गया, अम्बेडकर वगैरह या नेहरू वगैरह। इंडिकेटिव नेचर, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है काफी हद तक, वी आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और उसके बाद भी अगर उसका क्रिटिक है तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग डिबेटेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। तो वो है कि और भी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कि एक तो लिखा है, उसका इंटरप्रिटेशन है, दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय गोइंग थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अभी रिसेंट की जुडिशरी का अपॉइंटमेंट, समथिंग एल्स इज रिटन, इंटरप्रिटेशन इज समथिंग एल्स। इन्होंने बोला कि अलग हो रहा है, लेकिन एक तो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वो लिखे, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट या अभी कितना कॉम्प्लेक्स हो गया वो डालने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ वो तो डालना ही पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट को पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर बता सकते हैं कि क्यों ऐसा है और क्या उसको और मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बता सकते हैं अपन लोग। और फिर किसी ने कुछ वो
कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें डिबेट में वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं, वो भी अपन मेंशन कर सकते हैं। पहले तो वगैरह मेंशन कर सकते हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का। फिर लॉयर वगैरह जो है वो बता सकते हैं कि उनके कारण बल्कि हो चुका है जो आर्टिकल वगैरह इतने सारे वगैरह ये सब है। फिर यूएस से कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें कितने कम थे। फिर लॉयर्स में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वगैरह यूज़ किए, तो उसमें फीचर्स बता सकते हैं कि एक तो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है और एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसके कारण भी चीज़ें बहुत और कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ठीक है, तो रिजिडिटी और वो वाला वो भी मेंशन कर सकते हैं आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है उसके साथ, मतलब आखिर में उन लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया है चीज़ों को। ठीक है, तो उसके कारण वो बहुत हद तक लीगलिस्टिक डॉक्यूमेंट हो चुका है, जबकि हमने इसको सोशल रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट की तरह देखने की कोशिश की थी। जैसे मतलब वो प्रताप बानू मैंने तो अभी बोला था कि ये एक रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट होगा ताकि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी में बदलेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया ऐसा कुछ। फिर और डायरेक्ट वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि लीगलिस्टिक होने मतलब अगर ऐसी डॉक्यूमेंट आए तो वो बहुत वेग हो जाएगा, जो भी लैंग्वेज जो रहती है, आइडियल जो है लिबर्टी इक्वालिटी, तो वो उस चीज़ों को हटाने के लिए हमने उसको बहुत स्पेसिफाई करने की कोशिश की, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और बल्कि हो गया। ठीक है, तो वो जो पीपल और कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सेस है, तो वो थोड़ा सा वाइडन वाइडन हो चुका है, मतलब बहुत दूर हो चुका है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, वो वाला कुछ जा रहा है। और क्या ये है? भी बोल सकते हैं कि इतना मतलब लॉयर्स पैराडाइज है, ये देखने को भी मिलता है कि इवन जुडिशरी भी एक आर्टिकल को दो दो तीन तीन बार अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आने से पहले आर्टिकल 13 को वो पहले बोलते थे कि इसमें अमेंडमेंट नहीं आएंगे लॉज के नाम पे, बट बाद में बोलते कि अमेंडमेंट भी कंसीडर करने होंगे। तो इससे क्या होता है, इसका नेगेटिव, इसका कंसिक्वेंस ये है कि टसल हो जाता है फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेचर के साथ, और जुडिशियल ओवर रीच को भी ये इनवाइट करता है ना, लॉयर पैराडाइज बोल कर। लेकिन मुझे लगता है ये सारे पॉइंट वैलिड है, लेकिन लास्ट 2 पैराग्राफ से मुझे थोड़ा फेवर करना चाहिए कि लॉयर्स पैराडाइज भी तो है, लेकिन इट इज इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो इंडिया एक ऐसा था, इट वाज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसमें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, प्रोविजंस था उसको लिखने की जरूरत थी, एंड वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक ब्रिटेन और यूएसए। तो इसीलिए यहाँ पे हर चीजों को डिटेल लिखा गया है। और अगर हम देखें भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाया है। तो इसीलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिटेल प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प भी किया है। मेरा एक डाउट है यहाँ पे, ये जो लॉयर्स पैराडाइज है वो डिटेल्ड और लेंथी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो मुझे लगता है कि उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और एक एक लाइन का मतलब और अलग ही लाइन मतलब निकलता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद वो पैराडाइज बोलते हैं कि जनरल जो एक कॉमन पर्सन है वो भी समझ नहीं आता ये, तो मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में बोले ना लॉयर्स पैराडाइज, बाकी डिटेल्ड और लेंथी तो दोनों ही ले सकते हैं मेरे ख्याल से, वो भी उसका एक पार्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन का। लॉयर्स पैराडाइज में आपने देखा होगा कोई भी कोर्ट का कोई जजमेंट रहता है उसके बहुत सारे पन्ने वगैरह भरे रहते हैं, तो आपको ढूंढने में होगा कि इसका क्रक्स कौन सी चीज़ में, तो वो चीज़ें ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए लेंथी भी उसका पार्ट ही हो गया वो लॉयर्स पैराडाइज का जजमेंट से आप देख सकते हो ना। आई एग्री, मतलब यही होना ही चाहिए। अब उतना अगर एक एक हम लोग डिबेट ही लेंगे कि नहीं लॉयर्स पैराडाइज मतलब, फिर तो कोई ही नहीं। लॉयर्स पैराडाइज मतलब कॉम्प्लेक्स भी है, लेंदी भी है, काफी प्रोविजंस भी है, एक का दूसरे से हमें कंपेयर भी करना पड़ता है, तो ये सेंस लेना चाहिए। एक हिंदू के आर्टिकल में पढ़ रहा था इस पे, तो उन्होंने एक कंक्लूजन यही दिया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन दे आर मोस्टली लाइक ऑर्डिनरी स्टैट्यूट एंड रिलेटिवली डिटेल्ड एंड इजी टू मॉडिफाई। और उन्होंने ये भी दिया हुआ था कि जिसने क्रिटिसाइज किया है आइवर जेनिंग, उन्हीं ने श्रीलंका का भी वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 6 साल में ही फेल हो। So maybe as a criticism, maybe we can add something. ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मतलब ये लिख दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा अगर श्रीलंका का एग्जांपल दे दिया तो। क्या बोला, क्या बोल रहे हो पलाश? कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स वेल मतलब वो सेंटेंस क्या है? हाँ मैं वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क बेस्ट ओनली व्हेन दे आर लाइक ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, रिलेटिवली डिटेल्ड एंड इजी टू मॉडिफाई। आई थिंक 2 साल पहले का आर्टिकल, 2019 का है, 26 में।
लॉयर्स आप किसी पैराडाइज को नेगेटिव सेंस में बोला जाता है ना, मतलब इसको पॉजिटिवली अपन ले सकते हैं, पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब एक तरह के ये, मतलब अगर क्रिटिसाइज करना है तो उस सेंस में बोलेंगे ना लॉयर्स पैराडाइज। हाँ, आइवर जनिंग ने तो इसको क्रिटिसिज्म के रूप में ही कहा था। जैसे मेरे को इसमें भी कंफ्यूजन था, मेरा लैग हो रहा है क्या वॉइस बहुत? हेलो? नहीं, ठीक आ रही है आवाज। हाँ, मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि इन लोगों ने इतने डिटेल तरीके से बताया हर प्रोविजंस के बारीकियों को, मतलब चाचा वगैरह बताया, स्पेसिफाई किया है, तो इससे तो टसल कम होना चाहिए, लेकिन उल्टा टसल बढ़ गया। तो इसको कैसे लेना चाहिए हमको? दोनों तरीके से बताना चाहिए क्या? जैसे अमेरिकन में बहुत सारी चीज़ें वेग वगैरह होगी, लेकिन हमारे इसमें तो और डिटेल करके दिया, उसके बावजूद हमारा टसल है। अमेरिका में ज़्यादा होता है, हमारे इसमें ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ पता है क्या अपने? नहीं, पर हम टसल रिजॉल्व भी तो करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू का एग्जांपल देके दे सकते हैं। दोनों ही चल रहे हैं। हाँ, मतलब मेरा दोनों स्पेसिफाई करना चाहिए। तो हाँ, सर नेगेटिव सेंस में ही है, लेकिन एग्जामिनेशन तो हमारा आंसर होलिस्टिक होता है, और एक सपोर्ट भी हम अगर दिखाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ तो वो भी पॉजिटिव ही जाता है, ऐसा लगता है। तो दोनों किसमें सब, जैसे ये कंफ्यूजन खत्म कर रहा है, इसके लिए एग्जांपल क्या होगा? पहला समझे नहीं, क्या बोला, दोबारा बोलना। एक है मतलब दो तरीके से होता है ना, एक तो वो कंफ्यूजन खत्म कर रहा है क्योंकि डिटेल्ड है वो, लेकिन वो टसल बढ़ा रहा है तो और कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीज़ों को। तो दोनों के इसमें कोई एग्जांपल हो सकते हैं एक एक? हाँ, इंटरप्रिटेशन पे तो बहुत सारे है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला डिबेट है, प्रीएम्बल वाला डिबेट है, और वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वाला एक डिबेट है। तो इन मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है, पर दूसरे वाले के लिए आई एम नॉट श्योर। आई थिंक आर्टिकल वो 370 वाला ही है, मुझे तो ये दिख रहा है पॉजिटिव। अच्छा, मतलब ये तो हम लोग अपना कॉमन सेंस कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों ना, ऐसा कोई कमेंट है पता? कमेंट तो नहीं पता ये है। हाँ, क्या बोला सचिन ने, मुझे समझ में नहीं आया, पर लास्ट मेरे को बताना। मेरे को लगा शायद उन्होंने बोला कि बोला ना आम्बेडकर, कि हाँ मतलब कि वो इतना बड़ा क्यों है, इसका किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में कुछ बोला है क्या इसके बारे में? जैसे अम्बेडकर या किसी ने कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, एक्सप्लेन किया है क्या? मुझे लगा कि शायद हमने ऑर्डिनरी जो लॉज में दूसरे कंट्रीज में ऑर्डिनरी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो मेंशन करके रखे हैं, इसलिए शायद बल्कि हो गया ऐसा कुछ। ऐसा वैसे पता तो नहीं है वो किसी ने बोला है कैसा डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में किसी ने क्रिटिसाइज किया ना उसका, एलिफेंट कुछ बोला था, सील वगैरह कुछ। वही बोल के ना कि इसका इट हैज बीन राइटली, जो सिंबल है, इट हैज बीन राइटली चूजन एज एलिफेंट, इट इज एज बल्कि एज एन एलिफेंट। और वो वीणा और सितार वाला भी कुछ था ना? हाँ हाँ, वो तो आई थिंक दैट इज मोर अबाउट कि वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, वो हनुमतैया का। क्या करना है, कुछ ऐड करना है और? कर लो नेक्स्ट, चल लो, अब तो काफी हो गया। अच्छा, ऐसा मतलब मैं कभी कभी जो एग्जाम में लिखता हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ स्कॉलर नहीं आता, सपोज डिबेट में है तो एक्सप्लेन किया ये और कितना बड़ा क्यों है, तो ऐसे अगर हम जनरल यूज करते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड द large size of constitution and he explained कि we have ransacked all the constitution of the world, that's why we have detailed provision। तो ऐसा कुछ करने से एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन जाता है कि वो लगता है कि नहीं बंदा पढ़ के आया या झूठ में लिख रहा है? आप लोगों क्या मेरे ख्याल से जैसे जिस तरीके से लिखा है उससे फर्क पड़ेगा।
मतलब आप अगर ये बोले कि अंबेडकर ने डायरेक्ट बोला है कि नहीं बल्कि वगैरह ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जबकि अगर ये बोले कि सम मतलब scholars have argued that bulkiness can be because अंबेडकर हैज रैंसैक्ड ऑल दी, मतलब जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन लोगों ने रैंसैक करके किया है, इसलिए स्कॉलर ने उनको सपोर्ट भी किया है, ऐसा कुछ बोल सकते हो, तो शायद वो थोड़ा सा कम लगे। मतलब और किसी को कुछ मतलब लगा दूसरा कुछ? मेरे हिसाब से तो लिख मतलब देना चाहिए, कुछ ना लिखने से अच्छा है कि झूठी लिख दो। हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखना, मतलब ऐसा ना मतलब बिल्कुल पकड़ा ना जाए। नहीं मतलब मेरा हाँ, मतलब ये क्या रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है ना स्कॉलर का, तो उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में अगर हम जो भी बात करना चाह रहे हैं उसका स्कॉलर का नाम देख के भी लिख देते हैं जिनका सिमिलर यूज हो, तो किन्हीं को नहीं पता चलता है कि वो बोला है कि नहीं बोला है, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर का व्यू जाने किसी सब्जेक्ट में। हाँ, वो भी सही है। हाँ, टीचर लेकिन ने वो भी प्रोफेसर काफी सीनियर होते हैं, मतलब ऐसे तो होते नहीं है, उनको काफी नॉलेज रहता है, पुराने प्रोफेसर हैं वो, तो पढ़े लिखे रहते हैं चीजों को, तो शायद पकड़ लेंगे कि हम कहाँ ब्लफ खेल रहे हैं। नहीं नहीं मतलब मतलब कितने इतना लोग ज्यादा। माइन्यूटली नहीं पता हाँ, होता। अब देख, डेली अपन इतने थिंकर्स अपन भी इधर उधर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा थिंकर मिल ही जाता है जो अपन ने नहीं पढ़ रखा होता, तो कभी कभी चल जाता। बट ऐसा भी नहीं कि नाम किसी और का था और थिंकर कोई एकदम ही डिफरेंट लिख दिया, हम जैसे कोई मार्क्सिस्ट का बोल के लिबरल का स्कॉलर लिख दिया, तो वो थोड़ा अपोजिट पता। हाँ, थॉट। हाँ, वहाँ थोड़ा फंस सकते हैं। अदरवाइज तो मतलब चलता है कि अगर आप उसका नाम लेके डाल दो तो। ऐसा बोल के कि इट दे हैव सिमिलर व्यूज करके ऐसा कुछ डाल देगा तो सही है। बिल्कुल किसी और का कोड किसी और पे डालना वो भी गलत हो जाएगा। हाँ मतलब आपको ये पता है कि से हाँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि वी हैव ransacked all the constitutions of the world and that is why we have different, तो इसीलिए एक तो ये भी एक कहीं ना कहीं इनहेरेंट रीजन है ना, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर वही जो टर्मिनोलॉजी है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड करके, इसमें अगर सपोर्ट करके कुछ अपने से एक ऐड करके लाइन, आपको लगता है कि वो गलत होगा या सही होगा? मुझे नहीं लगता, गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक ही लग रहा है। क्योंकि आखिर में वही है ना, बल्किनेस इसलिए क्योंकि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था वर्ल्ड का उसके बेस्ट जो पार्ट्स है वो हमने अपना लिया है, ठीक है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली लॉजिकल था कि वो बल्कि हो जाए, ठीक है। तो कुछ कुछ कमियां तो हर चीज में होती है, लेकिन हमने उन चीजों को ज्यादा फोकस किया है जिसमें हमें सूटेबिलिटी ज्यादा फोकस की है, बेस्ट फॉर्म वगैरह जो भी है। ठीक है यार, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं, हम्म। काफी डिस्कस कर लिए। Next, the basic structure doctrine is implicit in the Indian Constitution of Supreme Court has only given it an explicit form comment. Yeah, doctrine of basic structure of Indian Constitution. और हाँ, तो इसमें मैंने सेकंड वाला ही लिखा है, कमेंट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक, कवर हो जाएंगे इसमें। तो मैंने स्टार्ट किया एडवर्ड बुर्के से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं कि इट्स एन एवर ग्रोइंग थिंग एंड स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूस एज इट एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ नेशन। मतलब ये बता रहे हैं कि ग्रो करता है, तो मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है, इससे थोड़ा रिलेट किया मैंने बताया कि द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ डॉक्ट्रिन टू पुट अ लिमिटेशन ऑन amending powers of parliament so that the basic structure of the basic law of land remain intact। intact आएगा यहाँ पे एंटर कर, जबकि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक लिमिटेशन पोज करता है पार्लियामेंट के सामने की उसकी पावर जो बेसिक लॉ ऑफ लैंड है वो उसको अमेंड ना करे। So therefore, in this context, Supreme Court of India in केशवानंद भारती केस gave this doctrine। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आता है। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स, गवर्नमेंट को सेट करता है, एंड डिफाइंस एंड डिटरमिन्स द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, जैसे नेशनल, स्टेट। Every constitution has some basic principles. Therefore, Indian constitution also has 6 basic principles which form the foundation of democracy। 6 broadly हैं basic, वो अपने popular sovereignty, fundamental rights, GPSP, independence, federalism and cabinet form of government। तो अब नीचे चलते हैं, तो फिर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि द बेसिक स्ट्रक्चर, अंडर बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी
applies the judicial review to examine the validity of constitutional amendment bills और laws, जो भी amendment bill हैं उनकी validity check करने के लिए judicial review करती है. So as Supreme Court explained the philosophy of basic structure doctrine by saying that Parliament represents political sovereignty, whereas Constituent Assembly represented a popular sovereignty or general will. Hence, even with absolute majority in both houses, amendment bill cannot be passed so that it can change the basic structure. मतलब ये कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो बनाया है वो बेसिक स्ट्रक्चर सेट किया है और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जनरल बिल को, बट आज जो पार्लियामेंट है वो बस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वो जनरल बिल नहीं है, तो उसके पास कोई राइट नहीं है वो जनरल बिल को तोड़ दे और उसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दे करके ये बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट की गई. इंडिया में बात करें इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इन इंडिया इट्स इवोल्यूशन लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. In our constitution, fundamental rights are enforceable होते हैं, whereas DPSPs are not enforceable. So therefore, when government tries to implement DPSP, when government tried to implement DPSP, it might violated Article 40, 19, and 31 fundamental rights. In cases like Shankari Prasad case, Sajjan Singh case, Supreme Court gave absolute power to Parliament to amend the Constitution by amendment using amendment bill. As Article 30, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि Article 30 mentioned only laws and not bills. तो सबसे पहले जो ये डिबेट स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन इसका, तो फंडामेंटल राइट तो डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट होता है. तो वही बताया कि जो फंडामेंटल राइट तो वो एनफोर्सेबल है और डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने गए पार्लियामेंट, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जैसे आर्टिकल 14, 19 और 31 सामने आया, जो प्रॉपर्टी राइट था और इक्वालिटी और ये सब. तो इस केस में यह हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो शंकरी प्रसाद केस था, सज्जन सिंह केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, कि आर्टिकल 13 जो है वो मेंशन सिर्फ लॉज को करता है, कोई अमेंडमेंट बिल को लॉ नहीं मानता. तो लेकिन फिर नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ केस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है कि पिछले प्रीवियस जजमेंट को, और बोलती है कि पार्लियामेंट हैज नो पावर एट ऑल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 ओनली डिफाइंस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. वो पावर नहीं देता है पार्लियामेंट को, बस वो प्रोसीजर बताता है, उसकी लैंग्वेज ऐसी कि वो प्रोसीजर डिफाइन करती है. तो इन रिस्पॉन्स टू दिस गवर्नमेंट ब्रॉट 24th and 25th अमेंडमेंट, जो कि लैंग्वेज आर्टिकल 368 की लैंग्वेज चेंज करता है और एक नया प्रोविजन डालता है 31C. तो मैंने डिफाइन नहीं किया, बाकी इसका मतलब ये है कि वो जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहे कर सकता है, मतलब 31 के बी में डाल सकता है. नहीं सॉरी 31C ये है कि अगर वो 39 का बी और सी इम्प्लीमेंट करना चाहे, इवन आपके फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 वायलेट हो रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तब डीपीएसपी आर्टिकल 39 का बी और सी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में अपना ये डॉक्ट्रिन को. फिर अब इसका मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इंडिया में वो बोलता है कि जुडिशियल ओवररीच, जो स्टेप लिया इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, और ये एक्सट्रीम क्रिएटिविटी बोलते हैं जुडिशरी की. तो जुडिशरी assumes itself to be a constituent assembly, as instead of giving preference to written provisions, judiciary gave preference to metaphysical elements, जो कि जनरल विल. ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम कर रही है, तो जनरल विल उसको प्रेफरेंस दे रहे, बल्कि काम इनका होना चाहिए था जो लिखा हुआ उसको इंटरप्रेट करना. तो जजेस प्रोजेक्टिंग themselves as the philosopher king. Another criticism came when judiciary has not given the exhaustive list as what constitutes the basic structure. So it is like hanging sword killing legislative initiatives. जब उनका मन करेगा तब वो उस पर बेसिक स्ट्रक्चर लगा करके वोट ऑफ अ सिंगल जज, मतलब कि 7 था. तो अनदर स्कूल ऑफ थॉट, अब इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात करते हैं. अनदर स्कूल ऑफ, बट एट दैट टाइम एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स वर बेंट ऑन एमस्कुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाइटल फीचर. जो भी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको लगातार वो तोड़े जा रहे थे अपने अमेंडमेंट से सब तरीके से. तो एंड इफ जुडिशरी हैड नॉट डन दिस, अगर वो जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती और ये डॉक्ट्रिन नहीं लेकर आती, तो इंडिया वुड हैव गॉन इन डायरेक्शन ऑफ द अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे कि हो इंडिया मोदी बोलती है.
According to her, uncertain democracy was preferable over certain authoritarianism. वो बोलते हैं कि जुडिशरी ने एक्टिविज्म दिखाया है, ये प्रेफरेबल है, नहीं तो फिर अनसर्टेन डेमोक्रेसी बन जाती। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि टुडे इंडिया इज known as the world's largest democracy and Indian constitution organic document. Thus, the basic structure doctrine has given a momentum to living principles of rule of law and connotes that none is above the constitution and constitution depend किया। बहुत ही बढ़िया भाई। तभी डाल दिया। कुछ ऐड करना है किसी को? सही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि आप एक आर्टिकल ही हिंदू में आप पब्लिश कर दो, इस पे हाँ, बेसिक हाँ। स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे हो जाएगा। भाई जितना मेरे को समझा शायद ऐसा है वो स्ट्रक्चर में, जुडिशियल मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया उसने कि क्या होना चाहिए, उसके आइडियाज वगैरह, उसके लिए स्कॉलर एडमंड बर्के वगैरह दे दिया। फिर उसने डेवलप करने के बारे में बताया कि कैसे वो आया है। तो जो टसल के बारे में उसने बताया कि कैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट केस में आया, और 368 अमेंडिंग पावर और 13 जुडिशियल रिव्यू केस में नाटक हुआ है। तो कैसे एक से हॉबिसियन स्टेट बन सकता है, एब्सोल्यूट स्टेट, और दूसरे से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, रूल ऑफ लॉ और वगैरह जुडिशियल रिव्यू वो सब होना चाहिए। लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ है क्योंकि वो वेग या अनडिफाइंड मेटाफिजिकल एलिमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को फिलोसोफर किंग वगैरह बता रहा है और लेजिस्लेचर के इनिशिएटिव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शायद प्रतापानु मेहता ने भी बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक फजी जुडिशियल इन्वेंशन वगैरह कुछ है। ठीक है, तो उसका मतलब थोड़ा वो मेटाफिजिकल एलिमेंट है वही वाला है। और फेवर में शायद उपेंद्र बख्शी और उन लोगों ने कुछ बोला है, और जिया मूडी वगैरह आपने बताया वो वाला भी सही है। और ठीक है, फिर लास्ट में शायद ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये सब बता के आपने वो एंड किया है। ठीक है ना, वो सही है ना? करेक्ट। है वो डालना पॉइंट जो तुमने प्रताप भानु मेहता वाला बोला था। हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर 14। So this was a purpose of 42nd Constitutional Amendment Act was to make the economic, social democracy explicitly visible. So as India was a poor socialist pattern, as India was poor socialist pattern was more appealable. INC 1931 Karachi session adopted socialist pattern of development with independence. Nehru adopted socialist model of democracy governance inspired by, but still state had state-led the development, but still state-led development was preferred. The 42nd Amendment also challenged the fundamental right to a DPSP, but came in the backdrop of Keshwanand Bharti case, which established that fundamental right is supreme, thus giving less room for government. This amendment brought provision for free and legal aid, participation of worker in the management of industry, and conservation of environment and wildlife. This further strengthened the socialistic goal of our government. Bernstein Committee also added socialist and secular to the preamble, which became the soul of governance and constitution. Thus, we can say there was always socialist undercurrent in the India, and introduction of the 42nd gave it more strength to ever existing idea, which is a blend of Nehruvian and Gandhian idea.
क्या बताओ यार इस पे फिर। साक्षी ने भी कुछ पॉइंट्स दिए थे क्या, सेम ही है क्या? Brief intro, 42nd Amendment Act, INC session declaring socialist. India adopted democratic socialism, social democracy implicit in the constitution, FRD, PSP, etc. In practice, affirmative action also. Economic democracy implicit in 5-year plans, subsidies, welfare schemes, etc. The need to make explicit India gradually moving towards opening up of economy, needed to assure that poor assure the poor that capitalists will not dominate and allay the fear of minorities. All this basically done as the government was increasingly taking an authoritarian term and government legitimacy was fast eroding. So certain words added in preamble, certain new DPSPs, fundamental duties added to make it explicit. मतलब बेसिक एक वो अगर बात करें क्रक्स तो इसका बेसिकली ये था कि शुरू में देखा हो कि पहले से ही था ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अंडरकरंट, उसको एक्सप्लिसिटली ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आ जाती हैं कहीं नहीं, उसके अंदर हम देखते हैं डीपीएसपी आ जाते हैं जो इस चीज़ को इन्फोर्स करते हैं। आई थिंक उसी लाइन्स पे लिखा है इन्होंने भी, ऊपर वाला आंसर था। कुछ ऐड करना है क्या किसी को क्वेश्चन में? कुछ नेगेटिव भी देना चाहिए क्या अपने को, कि मतलब कुछ ज़्यादा ही पावर अपने हाथ में ले ली थी उसने, और उसके नाम पे बहुत बहुत बेकार भी हो रहा था, मतलब फोर्सफुल बर्थ कंट्रोल भी कर रहे थे सोशल डेवलपमेंट के नाम, डेमोक्रेसी के नाम पे, ऐसा कुछ। बट वो 42nd में कर रहे थे क्या उसी अमेंडमेंट? टाइमलाइन में कर रहे थे, मतलब उनके नाम पे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही थी, मतलब उस टाइमलाइन केस में, कि आप ये भी देख सकते हो कि अगर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर रखा जाए या उसको बैलेंस नहीं किया जाए राइट्स के इसमें, तो उसके कंसिक्वेंसेज भी बहुत ये हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, जैसे हमने देखा है इमरजेंसी में। तो हमें आखिर में बैलेंस की ज़रूरत है डीपीएसपी और उसमें। फिर मिनरवा विल्स केस में जैसे क्या है, फाउंडेशन, दोनों के बीच में फाउंडेशन के बात की है ना, तो वो शायद अपन बोल सकते हैं एक, मतलब एक भी दूसरे के ऊपर भारी नहीं होना चाहिए। मतलब लग रहा है ना, मतलब नेगेटिव भी शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी दे दे। हाँ कुछ बोल रहे थे। नहीं, ये आपको बात सिर्फ सही है, कुछ तो पॉइंट डालना चाहिए कि उस समय जो था कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया था काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के पास में, उसका जो पहले का जो टाइमलाइन था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वगैरह। और एक मुझे लगा कि डीपीएसपी में भी अमेंडमेंट हुआ था ना 42nd अमेंडमेंट में, वो फर्स्ट पार्ट में 3-4 अमेंडमेंट हुए तो उसे डालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 3 न्यू डीपीएसपी था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये दिखा रहा है इकोनॉमिक जस्टिस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वो उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन दो जो है वो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसको डालने की फैक्चुअली जरूरत है। और सेकेंड पार्ट है ना, जहाँ तक कि उसका क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म तो कम ही डालना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा डाल सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल हो गया वगैरह, और था वो बैलेंस कि उन्होंने राइट प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया एज ए फंडामेंटल राइट, बट स्टिल करके कुछ एंड कर सकते हैं हम लोग। एक मतलब डायरेक्टली क्रिटिसिज्म भी नहीं है, लेकिन वैलिड पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो फेडरलिज्म की वैल्यूज हैं वो साइडलाइन की गई, कि कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स निकाल कर करंट में डाल दिए, एजुकेशन और वो सब चीज़ें वो इसी में किया था ना, तो कहीं ना कहीं वो फेडरलिज्म को थोड़ा चोट पहुंची ऐसे बोल सकते हैं। तो ना वो मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे क्रिटिसिज्म भी नहीं लगेगा कि हम इस सोशल डेमोक्रेसी और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वैसे इन लोगों ने 42nd में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत ये भी किया था कंसंट्रेशन ऑफ पावर करने के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है उसको मतलब चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, और मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी था ना, वो भी शायद 42nd में ही था। बाद में फिर 44th में और मिनरवा विल्स केस में उसको ये कर दिया।
आई थिंक इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इसी पॉलिसीज का वो रिजल्ट था कि हम इंडिया जो है एक नैनी स्टेट बन गया था और फिर 1991 में वो बीओपी क्राइसिस हो गया। वो भी है। और किसी को कोई ऐड करना है पॉइंट? और एक और पॉइंट है ना कि काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है में जो था वो जुडिशरी के टूट गया। तो एरिया यही था कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर कर रहा है, जैसे गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, या जितने भी राइट टू प्रॉपर्टी वाले केसेस उससे पहले हुए थे। तो ऑन नेम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशलिज्म ना उन्होंने जुडिशरी की पावर कम कर दिया था। तो इसलिए कुछ टाइम तक तो एक्सट्रीमली पॉपुलर वो व्यू एक है। ठीक है, कोई और पॉइंट है क्या किसी के पास? नेक्स्ट पे चलते हैं। यार ये पॉइंट्स जो बोले थे ना प्लीज ये आंसर में डाल देना यहाँ पे, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट 15 किसी ने किया नहीं, 16 देख लेते हैं। तो माइनॉरिटीज आर नेचुरल कस्टोडियन ऑफ सेक्युलर स्टेट, डी.ई. स्मिथ, कोमल ने लिखा है, तो पढ़ देगा ये आंसर? हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो डी स्मिथ जो है उसका सेंटेंस है, तो इन हिज वर्क इंडिया सेक्युलर स्टेट 1962 में held that minorities are the natural custodians of the secular state. He held that India नीचे गए हाँ has few features of secular state and not all features, ठीक है, तो कुछ ही है। According to him there are 3 essential features। एक secular state के उसने 3 essential feature बताया। पहला है freedom of religion enjoyed by citizens, second universal citizenship बताया उसने, right to equality बताया, और तीसरा बताया separation between religion and state, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि according to Smith इन द थर्ड फीचर जो है वो मिसिंग है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले तो है लेकिन तीसरा नहीं, मतलब सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट जो है वो नहीं है, ऑब्वियस है, मतलब वेस्टर्न वाला फॉर्म है वो। तो अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया आर वेरी फ्रेजाइल। तो वो थोड़ा पेसिमिस्टिक है हमारे इसको लेके, सेक्युलर स्टेट का रहेगा कि नहीं। 80% ऑफ पीपल आर हिंदूज, हेंस द माइनॉरिटी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड शुड बी प्रोएक्टिव, ठीक है, टू इंश्योर द इंडियन स्टेट रिमेन सेक्युलर। तो माइनॉरिटी का प्रोएक्टिव रोल बता रहा है वो, तो इसलिए वो कस्टोडियन बोलता है इंडियन सेक्युलरिज्म माइनॉरिटी। The condition and status of minorities in any state reflect the legitimacy and success of the secular fabric of the state, ठीक है। तो कैसा माइनॉरिटी का स्टेटस है, उसके राइट्स कैसे है, कंडीशन कैसे है, वो आपको बताता है कि कैसे सेक्युलर वैल्यूज को निभाया जा रहा है कि नहीं स्टेट में। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 29, 30, 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे करना, इंश्योर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, तो ये आर्टिकल में दिख रहा है हमको। मार्क गेलेंटर हैज क्वेश्चन द थीसिस ऑफ स्मिथ, तो ठीक है उसने इसका बता दिया कोई काउंटर करने के लिए। स्मिथ अप्रोच इज डिक्टेटेड बाय मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म फाउंड इन यूरोपियन कंट्री, इंडिया नीड्स टू बी अंडरस्टूड यूनिक मॉडल। तो यूरोसेंट्रिक ऐसा बोल रहा है वो। अंबेडकर बिलीव दैट सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दिस हेल्प्स इन मेंटेन यूनिकनेस टू सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आखिर में मतलब आंसर में ऐसा है कि डी स्मिथ का बता दिया कि ये कहाँ का कंटेक्स्ट है, कौन सी बुक का है। 3 फीचर बता दिए उसने, पहले 2 तो ठीक है लेकिन तीसरा वाला नहीं हो रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न वाला है, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा पेसिमिस्टिक है। बाद में वो बोल रहा है कि माइनॉरिटीज ही है जो होल्ड कर सकते हैं सेक्युलरिज्म, और एक कंडीशन एक स्टेट की कि सेक्युलरिज्म कैसा है उसके माइनॉरिटीज के स्टेटस से देखा जा सकता है। लेकिन उसको फिर काउंटर करने के लिए उसने गैलेंटर वगैरह बता दिया कि ये जो थीसिस जो स्मिथ की है वो थोड़ा यूरोसेंट्रिक है, इंडिया को की कंडीशन अलग है तो उसको उसकी जो सेक्युलर है उसको भी अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला उसने। और क्या होना चाहिए? और ये एक मेरा व्यू है कि इन्होंने लिखा ना ग्लैंडर का व्यू, वो तो सही लिखा। उसके साथ ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सेक्युलरिज्म करने के लिए माइनॉरिटी को डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं, जैसे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो डिफरेंट है। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में
दे आर गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन फॉर देम। तो वो हम जब क्रिटिसाइज करें ना उनका व्यू को, डी स्मिथ के व्यू को, तो उसमें हमें दिखाना चाहिए लास्ट में कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट्स है, प्रोएक्टिवली उनका स्टेटमेंट यूरोसेंट्रिक हो सकता है और इंडिया का ओन कॉन्टेक्स्ट में वी हैव डन मच बेटर। एक बार यार वापस रिपीट करना, ये लास्ट लाइन आपका थोड़ा ऑडियो कट गया था। जैसे मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि जैसे उनका व्यू है ना कि माइनॉरिटीज आर कस्टोडियंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इंडिया के इफ यू सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया इज वन ऑफ द 2 कंट्रीज जहाँ पे माइनॉरिटीज दे हैव स्पेशल एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज प्रोएक्टिवली मेंशन्ड वेरियस राइट्स, जो दिखाता है कि इंडिया का जो कंडीशन है डिफरेंट है और उसमें डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश की है। नेक्स्ट दैट वी सी द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, तो वी हैव नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, we have different schemes, scholarship for minorities. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एंड इंडियन पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट्स, they have taken proactive steps to make that minorities have all possible and equal rights. So he is Eurocentric and it is not exactly yeah. सही बात है। वो इंदिरा गांधी का कुछ था ना, वो वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, नहीं तो सेक्युलर, ठीक है वो अलग चीज। हाँ, आई थिंक रिसेंटली ना ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट था जिसमें उसने बोला था मतलब कि सिविलाइजेशन, मतलब उस बोला तो स्टेट के रेस्पेक्ट में ही कह सकते हैं, बट उसने ऐसे बोला था क्या सिविलाइजेशन इज नोन बाय द राइट्स इट गिव टू इट्स माइनॉरिटी। तो ऐसा करके कुछ बोला था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रेलेवेंट है कि पूरा सिविलाइजेशन का एक ब्रॉड व्यू लिया इंडियन जुडिशरी ने। आई थिंक सिमिलर व्यू सुप्रीम कोर्ट का भी है इस चीज़ के ऊपर। पता है क्या केस वगैरह कोई ऐसे इम्पोर्टेंट? नहीं, ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। अभी आई थिंक कल या परसों के न्यूज़पेपर में था ये सुप्रीम हाई कोर्ट का था ये, वो चीज़ डाल सकते हैं। इसको इससे कंपेयर करना चाहिए था कि अपने को वेस्टर्न का कैसा है। मुझे बता सकते हैं कि उनका जो सेक्युलरिज्म, उनकी कंडीशन तो इसलिए बेस है क्योंकि उनका प्रोटेस्टेंट जो था फॉर्म ऑफ, उसके ऊपर बेस था, उनकी स्पेशल कंडीशन थी। लेकिन हमारे इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स हैं उनको पता था ये कि इंडियंस के जो एक नॉर्मल इंडियन के लाइफ में रिलीजन कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको अलग करना वो पॉसिबल नहीं था, नॉट डिजायरेबल, नॉट अचीवेबल, ऐसा करके कुछ बोल सकते हैं। दूसरा अपन ये भी डाल सकते हैं कि जैसे अम्बेडकर ने बोला था ना, उसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ अ रेवोल्यूशन, जो कि जो सोसाइटी है उसके अंदर रेवोल्यूशन लेके आएगा। मतलब आई थिंक प्रताप भानु मेहता का ये था कि तो थोड़ा सा अम्बेडकर से रिलेट करने का सोच रहे हैं कि जैसे प्रताप भानु मेहता ने ये बोला है कि बाकी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन, बट इन इंडिया इट इज इटसेल्फ अ रेवोल्यूशन। और फिर अपन अम्बेडकर से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अम्बेडकर ने एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज देखा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली हमारे सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन लाएगा। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी थी, जैसा कि डाउरी हो गया, सती तो आई थिंक काफ़ी पुराना हो गया, बट ट्रिपल तलाक जैसा भी रिसेंट केस हो गया। तो ये सब इल या सोशल इवल्स थे, इसको रिमूव करने का एक इंस्ट्रूमेंट स्टेट था। और फिर हम इसमें वो फेमिनिस्ट को थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, पर्सनलिस्ट, पॉलिटिकल, तो उस पेयर में वो जाके एक तरीके से रिलीजन को भी रिफॉर्म कर रहा है। तो मतलब उस टाइम में सोचा था सही है या थोड़ा फार फेच। एक पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं ना कि वेस्टर्न सोसाइटीज क्या रही हैं, वो होमोजीनियस थी पहले से, लेकिन फिर जब जैसे इंटरमिक्सिंग होने लगा तो उन्होंने मैकेनिकल एक थ्योरी चाहिए थी सेक्युलरिज्म की, जो उन्होंने अपनाई ऐसी। लेकिन हमारी इंडिया क्या है, वी हैव अ सिविलाइजेशनल वैल्यूज। हम स्टार्टिंग से ही हिंदू, बुद्धिज्म और बाकी अदर रिलीजन एक साथ रहते आ रहे हैं, टॉलरेंट कल्चर है। तो अलग से बोलना कि माइनॉरिटीज आर द कस्टोडियन, तो ये जरूरी नहीं है। सिविलाइजेशन वैल्यूज रिगार्डिंग द सेक्युलरिज्म एंड ऑल।
क्या सकता है? सही है, नहीं। ये पॉइंट अच्छा है। अच्छा ये बोलना रहेगा क्या, मतलब अपने को माइनॉरिटी का पता है अपने को, तो मेजोरिटी का भी बोल सकते हैं क्या वो कुछ? उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेक्युलरिज्म मेंशन मतलब मेंटेन करने की। ऐसा कोई पॉइंट सूझ तो नहीं रहा है ऐसे मेरे को। हाँ मतलब यूजली मेजोरिटी के बारे में कोई नहीं बोलता है इसमें। मतलब ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनके रिलीजियस की जो वैल्यूज है वही अपना स्टेट, कोई भी चाहेगा ना वैसे ही। हाँ हो तो जाएगा। वो कैसे बोलूं, वो तो लॉजिकल बन जाता है कि माइनॉरिटीज को भी कस्टोडियन रहना चाहिए, वो तो ठीक है, वो फेवर में ही हो गया, डिसफेवर में तो नहीं है। तो प्रताप मनु अरे मेहता क्या बोला, इन अदर कंट्रीज। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा इससे इतना डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था कि उसने ये बोला था बाकी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब रेवोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट है। डॉक्यूमेंट। सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने का वो रखता है, एक सिग्निफिकेंस रखता है। इसी से थोड़ा सा आई थिंक अम्बेडकर को लिंक करना चाह रहा था, या फिर हम सीधा सीधा इस स्टेटमेंट में अम्बेडकर को भी लिंक कर सकते हैं। अम्बेडकर का भी सेम व्यू था कि स्टेट जो है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज होगा सोसाइटी के अंदर। तो डेमोक्रेसी का वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, तो वो सब करके वो सोसाइटी में हमारे सोशल इविल चल रहे थे उनका एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे ट्रिपल तलाक एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म को हम उस चीज़ से फेवर कर सकते हैं कि नहीं वो चीज़ सही कर रहा है। वेस्टर्न मॉडल यहाँ पे सूट नहीं करता हमें, नहीं तो वो सोशल लेवल्स खत्म नहीं हो पाते, क्योंकि वो साइलोज में देखता है। रिलीजन अलग है और स्टेट अलग है। एक और व्यू बताना, मतलब इसमें ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो डी स्मिथ ने स्टेटमेंट दिया है ये काफ़ी नैरो है, इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी नैरो है। सेक्युलरिज्म को काफ़ी नैरोली इंटरप्रेट किया है इन्होंने। और यूरोसेंट्रिक है। हाँ ना, हाँ नो नो नो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेट कंसिक्वेंस ऐसा होगा, अगर इस स्टेटमेंट को सही मान के चलते हैं तो इसका अल्टीमेट कंसिक्वेंस ऐसा होगा कि जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे विल फॉलो दी अपीजमेंट पॉलिसी। तो अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो तो अपीजमेंट पॉलिसी को भी ये गाइड करता है। पता नहीं यार वो बैठ रहा है कि नहीं, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि मतलब माइनॉरिटीज़ को ये करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी अगर जो स्टेट ले रही है वो किसी मेजॉरिटी रिलीजन के फेवर में ना ले, ऐसा होल तरीके से ले कि सबके लिए मतलब इक्वल बेनिफिट दे सके वो पॉलिसी, पार्शियल ना हो वैसा कुछ। मतलब हाँ, सारी पॉलिसी ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ऐसी पॉलिसी होंगी जो इन्हीं के लिए होगी। तो मतलब जो अपना इंडिया का मॉडल है वो काफ़ी सही है, वो है ना प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। हाँ हाँ। तो वो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे उतना वो डालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर पॉलिसी से ही सब वन साइज फिट भी सही नहीं है, क्योंकि अदर हमारा यूसीसी को ला सकते हैं कि हमारा यूसीसी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि अपन सोशल वैल्यूज को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलीजन के लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वन हाँ साइज वो फिट आई हम थिंक नहीं चला रहे हैं यूसीसी एक। हाँ वो प्रिंसिपल डिस्टेंस देके फिर जो तूने पॉइंट बोला है ना वो अपीजमेंट वाला, वहां पे वो डाल सकते हैं। आई थिंक वो सही रहेगा। जो स्मिथ ने जो थर्ड पॉइंट बोला है ना कि सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, वो वाला तो पूरा यूरो सेंट्रिक ही है, उसकी जरूरत नहीं है। तो इंडिया की एक स्पेशल कंडीशन है तो उसमें तो वो सही बैठेगा। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ना। यार ये जो पॉइंट्स अपन ने रेज किए हैं प्लीज ये डाल देना है यहाँ पे, अदरवाइज नहीं तो खाली रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट देख लो। क्रिटिकली हाँ मैं एग्जामिन अपना डाल दूँ। critically examine the provision made in constitution for the environment। ये बताओ। सबसे पहला एफर्ट तो आई थिंक हम देखते हैं। डीपीएस में पहले से था कि ये बाद में ऐड हुआ था? हाँ नहीं, डीपीएसपी में था पहले से। पहले से ही था। 42nd में नहीं ऐड हुआ था? वो 48 वाइल्ड एल लाइफ में में है ना? होगा। 48 ये था ना। मेरे ख्याल से बाद में हुआ है, ए है ना 48 ए करके, इसलिए। हाँ सॉरी।
सही बोल रहे हैं 48A, हाँ वो बाद में ऐड, वो बाद में ऐड वाला 40 सेकंड से आया था। स्टार्टिंग कैसे करना है? मतलब जैसे बोल सकते हैं कि हमारा इन्फेंट डेमोक्रेसी वगैरह थी, हमने कुछ वैल्यू सिस्टम लिए थे जो ब्रॉड थे, लगभग थे, लेकिन इन्वायरमेंट का एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था एक तरीके से, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनेशनल कंसेंसस बढ़ते गया, जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जो हम मॉडल अपना रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमने प्रोविजंस में डालने की कोशिश की। जैसे ही, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट एक लिविंग या ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही हमने अपने कंडीशंस को क्या बोलते हैं, सूटेबिलिटी हासिल हासिल करने के लिए हमने वो प्रोविजंस डाले। तो हम वो देख सकते हैं 1972 में शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके पहले फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें हमने फिर वगैरह डाला इतनी सारी चीज़ें। फिर शायद कोई एससी मेहता केस में फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का भी वाइडन कर दिया, राइट टू इन्वायरमेंट वाला भी कुछ है ना, गुड इन्वायरमेंट या सेफ इन्वायरमेंट वगैरह, वो भी डाल दिया। और क्या कहेगा? बट वो जो तूने बोला ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 वाला, वो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड नहीं दिया। डाला नहीं वो चाहिए। नहीं। लेकिन इसमें तो है ना, स्टेट लिस्ट से वो कर दिया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था, कुछ तो किया था ना, वो तो कर दिया था। मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन तो किया था, मतलब वो एक स्टेट का पैराग्रेटिव है, मतलब एक तरह का उसका ड्यूटी है वो चीज़ मेंशन मतलब करने की, हाँ तो शायद मेंशन तो होगा, मतलब डीपीएसपी में मेंशन नहीं है, मतलब वो तो है। हाँ डीपीए मतलब ये जो चेंज किया था वो भी तो वो मिनी उस 40 सेकंड में ही किया था कि वो जो सब्जेक्ट उन्होंने ट्रांसफर कर रहे थे कंकरेंट में, तो वो और इसके साथ हम देखते हैं डीएसपी में आ गया था और आ गया था। मतलब जैसे हमने इंटरनेशनल वगैरह बताया, वो वाला बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल जैसे कंसेंसस बढ़ते गया, प्रेशर बढ़ते गया और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वैसे ही हमने स्टैट्यूटरी लॉज और इसमें वगैरह हमने चेंजेस करते गए। हमने देखा कि जो स्टेट लिस्ट वगैरह है उससे हमने कंकरेंट में ला के, ताकि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बैठ पाए, ऐसा कुछ। आई थिंक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला भी वो एक एक्सेप्शन था ना, जैसे तुमने बताया कि स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट के रिक्वेस्ट पे उसने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट किया था सेंटर ने। हाँ, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था शायद, क्योंकि हाँ ना? इंटरनेशनल ट्रीटीज को ये करना था, उनको कंप्लाई करना था, तो अगर हर स्टेट एक एक कुछ अलग अलग अपना लॉ बना लेते तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर उसको डायरेक्शन देने के लिए कंकरेंट में डाला कि सेंटर भी अपना ये दिखा सके डायरेक्शन। राइट राइट यार, ओके यार। वो HC मेहता था ना या कुछ और था, मतलब ठीक है, मतलब याद मेरे को तो भी नहीं है कल वैसे। से अगर मैंने जो सुना उस हिसाब से डाला यार। नहीं, मतलब मेरे को भी अच्छे से पता नहीं है, HC था क्या, किसी को याद है क्या? नहीं ऐसे ही था शायद, एक बार देख लेंगे। वही। और कुछ है क्या इसके अंदर प्रोविजन? पता नहीं, वैसे क्रिटिकल एग्जाम ही करना है अपने को, हम्म मतलब नेगेटिव वाला थोड़ा बताना पड़ेगा। ये वाला फिर मैं क्या डाल सकते हैं यार? वही लूप होल्स ही डालेंगे जो अभी तक चीजें नहीं हुई है इंक्लूड, और जो होनी चाहिए। मतलब क्या फंडामेंटल राइट में हमने उसको ये तो किया है, इंक्लूड ही किया है, लेकिन उसको असली में फंडामेंटल, कोई भी फंडामेंटल राइट को लीगलाइज करने के लिए लेजिस्लेशन तो करना ही पड़ता है। जैसे हमने एनजीटी वगैरह किया, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम दिखा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, और कौन से हमने प्रोविजंस डाले हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, वो सब डाल सकते हैं हम लोग। एक्सप्लिसिटली मेंशन तो पता नहीं है यार वो। क्या? टिपिकल सा क्वेश्चन है यार ये तो। ये था नहीं तो मुझे क्वेश्चन कम पड़ते थे तो मैंने डाल दिया। ये आई थिंक 2010 या 12 का तो क्वेश्चन तो है ना ये। तो है, मतलब प्रीवियस ईयर ही है। PYQ है ना? हाँ नहीं नहीं फिर तो ठीक है, जब पूछा है तो फिर अपने को सोचना ही पड़ेगा यार इस पे।
51A क्लॉज जी। हाँ फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो। मतलब सिर्फ स्टेट का ही रोल नहीं है उसमें, हमारा भी सिटीजन्स को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्रिटिकल एग्जामिन में थोड़ा सा अपने को कुछ अच्छा आना चाहिए, लूपहोल्स अपने को पता है अच्छे से, शायद अपन थियोरेटिकल में ये वो वो इको फेमिनिस्ट लाके उठा के लाना पड़ेगा वो। आई थी सॉरी वो कौन सी थी, वंदना शिवा वगैरह, उनको उनके पॉइंट्स थोड़े से सही रहेंगे इस पॉइंट पे। थोड़ा पता नहीं उन्होंने बोला है कि नहीं स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। थ्योरी में और क्या है क्या, मतलब क्या हमने अभी कभी एनवायरनमेंट को अपनी प्रायोरिटी बताया नहीं है, ऐसा कुछ। फिर नॉर्थ साउथ डिबेट भी हम बता सकते हैं कैसे, लेकिन वो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ मे बी आई थिंक ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि जितना डिटेल्ड हमने बाकी राइट्स दिए हैं सोशल पॉलिटिकल, उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो उतने डिटेल हमारे इकोनॉमिक राइट्स सॉरी एनवायरनमेंट को लेके प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस सेंस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर शायद ये बता सकते हैं कि इंडिया का जो अभी क्या बोलते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वहाँ पे हम लोग ये इतने सारे मतलब जो एक्सप्लिसिटली जो राइट्स है या डिस्क्रिप्टिव राइट रहेंगे इन्वायरमेंट के, वो अभी दे नहीं सकते। तो वो शायद कुछ मतलब हो सकता है ऐसा कुछ। हाँ वो तो सही रहेगा। रिपीट करने का लास्ट क्या बोला? नहीं मतलब जो हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसमें हम पूरा का पूरा इन्वायरमेंट को अपन एक तरह का फुल फ्लेजेड हम लोग लॉज उसके ऊपर बनाने थे, वो डेवलपमेंट को हिंडर कर सकता है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी उसने भी शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब डेफिनेशन दी थी तो यही बोला था कि मीट हमारे जो ये है कंजर्वेशन तो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट जो लोगों की नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट बोलते रहे और प्रेजेंट लोगों की जो नीड्स है वो पूरी ना हो पाए। तो उसके लिए हमको वो दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ जो DAPSP से रिलेटेड पॉइंट था वही थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे यहाँ, और इंदिरा गांधी का वो पॉइंट जो कैलाश ने बोला वो डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ सूझ नहीं रहा और आई थिंक इसको थोड़ा एक दो है ना हमारे पास। हाँ एक दो क्या? उसमें ग्रुप में डालना पड़ेगा आई थिंक, इसको लग रहा है मेरे को इनको थोड़े पॉइंट्स आएंगे। एक तो समीर को डाल देता हूँ आई थिंक, वो उसके पास होगा। उसके बाद बहुत रहता है। समीर को टाइप कर लिया साक्षी मिश्रा और नीलेश है क्या? अरे नीलेश का यार वो पेपर है वो PSC का 25 को है, तो वो कह रहा है तब थोड़ा भी वहाँ भी बिजी हो। ठीक है, एक दो और ग्रुप में मैं पूछता हूँ यार इस पे पॉइंट, ये एक्सप्लिसिटली तो कहीं मेंशन भी नहीं है यार ऐसा ट्रेडिशन को लेके। तो कितने ग्रुप संभाल रहे हैं संजय? नहीं वो ये पुराने ग्रुप है ना जो पहले वाला मेन था ना हमारा, एक बार डाल के पूछता हूँ। ओके। ये भी बंदे सही थे। ठीक है तो यार फिर आज का यही वाइंड अप करते हैं। कल फिर ऐसा करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक से शुरू कर लेते हैं और इसका जो टेस्ट है वो अपन संडे को रख लेते हैं। और अगर इन केस देख लेंगे अगर क्वेश्चन जैसे कम ही रहे ना इसके, अगर कुछ रिपीटेटिव थे ऐसे टेस्ट में मिलते हैं, फिर अपन ऐसा करते हैं कि ये वाला टेस्ट और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका टेस्ट मर्ज कर लेंगे संडे में। हाँ दो टेस्ट को कंबाइन करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। करेक्ट करेक्ट। तो 4 भी टेस्ट है ना, तो 4 टेस्ट 2 दिन में हो जाएंगे अगर रिपीटेड क्वेश्चन हटा।